चैप्टर बच्चे हमारा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शैलेंद्र एक गीतकार थे, ठीक है। वो गाने ही लिखा करते थे। ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म रही है जो उन्होंने पहली बनाई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब उन्होंने फ़िल्म कैसे बनाई वो सब तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ही। पहले पाठ प्रवेश में हमें ये बताया गया है कि हम सब जानते हैं कि साल का कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जिसको भी जो शुक्रवार कोई आए और कोई मूवी रिलीज़ नहीं हो। पता ही है, हर फ्राइडे कोई ना कोई मूवी रिलीज़ होती ही है। और सीने पर्दे यानी कि सिनेमा के पर्दे के ऊपर, ठीक है, कोई ना कोई फ़िल्म पहुंचती ही है। फिर है, सारी की सारी फ़िल्में तो एकदम फेमस होती नहीं है ना। कुछ तो सफल हो जाती हैं और कुछ असफल भी हो जाती हैं। और कुछ तो फ़िल्में ऐसी होती हैं जो दर्शकों को, देखने वालों को काफ़ी अरसे तक यानी कि बहुत समय तक याद भी रह जाती हैं। ऐसी बड़ी सारी पिक्चरें होंगी जो आपने देखी होंगी, आपको आज भी वो याद रहती हैं। लेकिन कुछ फ़िल्में ऐसी भी होती हैं जब हम सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं और हम उसके बारे में भूल जाते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं आती हैं। हर तरह के होते हैं। फिर है कि लेकिन जब कोई फ़िल्मकार किसी भी साहित्यिक कृति यानी कि जैसे कि किसी ने कोई बुक पढ़ा, उसके बेस के ऊपर कोई पिक्चर बनाई, कृति यानी कि हाँ, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर वो पूरी लगन और ईमानदारी से उसको पर्दे के ऊपर उतारता है, इट मीन्स उसके ऊपर फ़िल्म बनाता है, तो उसकी वो फ़िल्म ना केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें बेहतर संदेश देने में भी कामयाब होती है। मीन्स आज बड़ी सारी फ़िल्में आई हैं जो कि जैसे आज हमने मिल्खा सिंह देखी, जो किसी न किसी पहले उसकी कोई ना कोई बुक भी छपी है, उसके ऊपर पिक्चर बनी, मतलब जो भी हैं बायोग्राफी लगा लीजिए होती हैं, हमें याद रह जाती हैं और हमें काफ़ी उसके अंदर इंटरेस्ट भी आता है। हमारा मतलब कि मनोरंजन भी बहुत होता है उसके अंदर, ठीक है। तो और वो हमें कोई ना कोई संदेश ज़रूर देकर जाती हैं। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में होती हैं। फिर है कि अब वो बता रहे हैं आपको शैलेंद्र के बारे में। और शिल्पकार क्यों कहा गया है इन्हें? शिल्पकार का मतलब होता है बनाने वाला किसी भी चीज़ को, ठीक। और तीसरी कसम एक फ़िल्म का नाम है, उसको बनाने वाले हैं शैलेंद्र जी, क्लियर। एक गीतकार के रूप में वो काफ़ी दशकों तक, यानी कि दशक समझते हो गए, 10 ईयर्स को हम दशक कहते हैं ना, तो काफ़ी दशकों तक वो हिंदी सिनेमा से जुड़े रहे थे और एक अच्छे कवि हैं वो। और फिर वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सीने पर्दे के ऊपर उतारा, मीन्स वो लिखी हुई किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी हुई कोई कहानी है, ठीक है। एक्चुअल में वो कहानी नहीं थी, वो एक कविता है, ठीक है। उस कविता को उन्होंने थोड़ा बहुत एक कहानी का रूप दिया और उसको पर्दे पर उतारा था। और यहाँ सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जो शैलेंद्र हैं वो खुद एक गीतकार हैं। जो गीतकार होता है एक तरह से वो एक कविताओं को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है। तो फणीश्वर जी ने जो ये कविता लिखी उसको बहुत अच्छे से वो समझ पाए और उनकी इच्छा हुई कि मैं इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाऊं। उनके मन की एक इच्छा थी ये, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसको पर्दे पर उतारा और वो मील का पत्थर साबित हुई। मीन्स मील का पत्थर क्या, एक मुहावरा है, मतलब उसने एक अपनी छाप छोड़ दी, मतलब लोग उसको जल्दी जल्दी भूल नहीं पाएंगे, ठीक। आज भी मतलब हम कुछ अच्छी अच्छी फ़िल्मों की अगर गिनती गिनते हैं तो उसमें से एक उस फिल्म का नाम भी है, तीसरी कसम का। फिर है, इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत और कहानी की बदौलत शोहरत पाई, मीन्स इसके गानों को भी, इसकी कहानी को भी और इसके म्यूज़िक को भी बहुत सराहा गया, मतलब लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। बल्कि वो कह रहे हैं कि इसने अपने ज़माने के शोमैन राज कपूर ने अपने फ़िल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन फ़िल्म साबित हुई थी। राज कपूर के बारे में आप जानते होंगे, वो उस समय के एशिया के टॉप हीरो थे, ठीक है। उन्हें शोमैन कहा जाता था। तो वो उन्होंने अपनी जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं तो उन्होंने इसके अंदर अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाई है। अदाकार मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। तो ऐसा एक्टिंग करके उन्होंने सबको चमत्कृत कर दिया, मीन्स हैरान कर दिया था। और फिल्म में जो हीरोइन है वहीदा रहमान, उन्होंने भी ठीक वैसा ही अभिनय किया, मीन्स वैसी ही एक्टिंग की जैसा कि उनसे उम्मीद की गई थी। मतलब उन्होंने भी अपना बेस्ट परफॉर्म दिया है फिल्म के अंदर। फिर है
कि इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हालांकि देखिए, इसको कविता को लिखने वाले थे फणीश्वर नाथ रेणु जी, और बनाया किसने, मतलब निर्माता कौन है, डायरेक्टर कौन है, शैलेंद्र जी जो कि गीतकार हैं। और फिलहाल ये किताब में जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये किसने लिखा है? प्रहलाद, है ना, प्रहलाद अग्रवाल जी जो इसके लेखक हैं चैप्टर के, अलग अलग हैं सब। क्लियर? तो आज हम इसको क्यों याद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। यानी कि कोई भी पिक्चर को एक उद्देश्य लेकर के बनाना कोई आसान काम नहीं था, और सार्थक यानी कि सही अर्थ, मतलब जैसा कि उन्होंने उसको उस किताब के अंदर पढ़ा या देखा था, उन्होंने ठीक वैसे ही लगन के साथ उसे पर्दे के ऊपर उतारा था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। आज हम कोई बायोग्राफी देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं दिखाया जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं दर्शकों की पसंद के हिसाब से। तो इसमें ऐसा नहीं किया गया था, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब कि सही का सही उतारना, लोगों को इसके अंदर मनोरंजन आएगा या नहीं आएगा इसकी परवाह किए बिना, एक तरह से भी सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि हमें फ़िल्म बनानी है, जैसी है वैसी बनानी है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। इसमें भी जोखिम होता है कि पिक्चर चले ना चले, लॉस भी हो सकता है, बहुत सारे रिस्क रहते हैं ना। तो ऐसा हम इस फिल्म के सारे उसके पहलू पढ़ेंगे। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। उन्होंने बोला कि संगम की सफलता के बाद राज कपूर की फ़िल्म आई थी संगम, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, तो उससे राज कपूर के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया था। तो उन्होंने एक साथ ही 4 फिल्मों को साइन कर दिया, जिसमें से उन्होंने चारों का नाम बताया है, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम, एक साथ। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि 1965 में राज कपूर की जो मेरा नाम जोकर फिल्म स्टार्ट हुई बननी, तो उसका एक पार्ट बनने में, एक पार्ट कह लीजिए आप, इंटरवल से पहले का जो भाग होता है, ठीक, उसको बनने में ही 6 साल लग गए थे। उसमें बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, जो भी दिक्कतें आई होंगी, तो 6 साल का समय लग गया। तो राज कपूर ने भी कल्पना नहीं की थी इस बारे में कि उन्हें एक पार्ट बनाने में 6 साल लग जाएंगे। तो अब जब एक पिक्चर जब 1965 में स्टार्ट हो रही है, उसको बनने में ही 6 साल लग रहे हैं अभी, तो उसी बीच उनकी बहुत सारी फिल्में जो थी वो रिलीज़ हो गई थी, ठीक है। तो जिसमें से वो बोल रहे हैं 1966 में जो उनकी प्रदर्शित फिल्म थी तीसरी कसम, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी शामिल है। तो उसके अंदर राज कपूर ने अपनी बेस्ट परफॉर्म दी थी, मतलब अपनी लाइफ की सबसे उत्कर्ष भूमिका वहाँ उन्होंने अदाकारा पेश की है, जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं। और तीसरी फिल्म वो बोल रहे हैं कि ऐसी हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कृति है। मार्मिक का मतलब होता है इमोशनल, और कृति मतलब होता है एक तरह से रचना, ठीक है। कोई भी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी है जिसको उन्होंने सेल्यूलाइट के ऊपर पूरी सार्थकता से उतारा है। सेल्यूलाइट मैंने अभी बताया रोल होता है जब पिक्चर बनती है। आजकल बड़े सारी फैसिलिटी आ गई है कैमरेज़ की, इससे पहले क्या होता था, रोल चलता था उसके ऊपर, मतलब जो एक बार छप गया, आप उसमें डिलीट कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहले तो ऐसे होता था ना। तो उसके ऊपर उन्होंने उस फिल्म को पूरी सार्थकता, मतलब जितना वो बेस्ट उसके अंदर दे सकते थे, पूरी की पूरी उसके अंदर कोई भी, मैंने पहले भी बताया, कोई भी उसके अंदर मिर्च मसाला नहीं लगाया गया, जैसी थी वैसी की वैसी उन्होंने उसको फिल्म बनाई। और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि सेल्यूलाइट इट मीन्स उस रील के ऊपर लिखी हुई एक कविता है, मतलब वो थी ही कविता, उसको कहानी के रूप में थोड़ा पेश किया गया, और वो कविता के रूप में ही है। वो जल्दी जल्दी लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी, वो तो देखने के बाद पता लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक? अब वो कह रहे हैं कि तीसरी कसम जो थी शैलेंद्र की, मैंने पहले भी बोला, उनकी पहली और आखिरी फिल्म है ये। और इसको अब देखिए अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला है, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी बेस्ट फिल्म है ये, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और इसके अलावा भी काफ़ी पुरस्कारों से इसे सम्मानित किया गया था। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह पुरस्कृत की गई थी, मतलब उसको वहाँ पर भी एक पुरस्कार मिला। मतलब इसकी कलात्मकता की, यानी कि इसके अंदर जो भी हमने एक्टिंग देखी है उसकी सब लोगों ने बहुत तारीफ़ें की थी, भी बहुत अच्छी है।
और शैलेंद्र जी ने भी पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी मतलब जान लगा दी थी पिक्चर को बनाने में, और पूरी संवेदनशीलता में पूरे इमोशंस भर दिए थे उन्होंने उसके साथ। मतलब आपको दिखाई देगा फ़िल्म के अंदर। और उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई थी जिसे केवल वो बोल रहे हैं एक सच्चा हृदय कवि ही बना सकता है। मतलब ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। मतलब कोई भी डायरेक्टर इस फ़िल्म को नहीं बना सकता था जो इसको समझ सकता है। मतलब एक कवि ही कविता को समझ सकता है, और डायरेक्टर अक्सर सारे के सारे कवि होते नहीं हैं। तो मतलब वो एक ऑलरेडी एक कवि थे, गीतकार थे, तभी वो उसको समझ पाए, तो ही इन्होंने उसको डायरेक्ट किया और उसको उन्होंने उसके साथ पूरा सेट 100% दिया था। देखिए लास्ट अब वो क्या बोला था उन्होंने कि उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई थी जिसे केवल एक कवि हृदय ही बना सकता था, ठीक है, जिसका हृदय कवि जैसा है। अब वो बोल रहे हैं कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दे दिए थे। राज कपूर की भावनाएं क्या है, जो कि उन्होंने फ़िल्म में एक्टिंग की, जो वो हाव भाव पेश करने था उनको, उसको उन्होंने शब्द दिए भी, क्या डायलॉग्स दिए थे उन्होंने। और राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फ़िल्म में, अनन्य यानी कि जो मतलब बेस्ट कह सकते हो आप, जो ख़ास दोस्त होता है, सहयोगी यानी कि उनका जो साथी था, उसकी फ़िल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, मतलब दिल से काम किया, पूरे उन्होंने भी दिल से काम किया था, और किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर, यानी कि उन्होंने इस फ़िल्म को करने के लिए उनसे कोई चार्ज भी नहीं लिया था, कोई फ़ीस नहीं ली थी, ठीक। अब उसका किस्सा क्या है वो दिया हुआ है कि शैलेंद्र ने लिखा है कि राज कपूर के पास जब उन्होंने तीसरी कसम की फ़िल्म की कहानी सुनाने के लिए जब वो जाते हैं, तो बड़े ही उत्साहपूर्वक उन्होंने तुरंत उनको हामी भर देते हैं, भी स्वीकार कर लेते हैं कि वो इस फ़िल्म में काम करेंगे, और गंभीरतापूर्वक क्या कहते हैं कि लेकिन तुम्हें मेरा जो भी पारिश्रमिक है, उस फ़िल्म को करने के लिए जो भी फ़ीस देनी है, तुम्हें वो एडवांस देनी होगी। तो तब शैलेंद्र जो होते हैं हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि राज कपूर, जो कि उनके बहुत ख़ास दोस्त हैं, भी अपनी ज़िंदगी भर की दोस्ती का वो ऐसे बदला लेंगे, भी उनसे पहले एडवांस ही लेना चाहेंगे। तो एकदम से शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखते हैं जब राज कपूर, एक्चुअली वो उनसे मजाक कर रहे थे, ठीक है, तो एकदम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक, यानी कि उन्होंने क्या मांगा था, केवल 1 रुपया उनसे मांगा था, ठीक है, और जो कि तुम्हारा पूरा का पूरा एडवांस आ गया, क्लियर। अब शैलेंद्र जो थे राज कपूर की इस याराना से, यानी कि जो उनकी दोस्ती थी आपस में, उससे पहले से परिचित थे, मतलब जानते थे कि वो मजाकिया स्वभाव के हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। भी कभी कभी जो भी डायरेक्टर होता है, कभी कभी जब वो बिज़नेस लाइन में उतरता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि सामने वाला पता लगे बिज़नेस करने जैसी बात कर रहा हो, क्योंकि राज कपूर भी एक निर्माता थे, वो भी कुछ कुछ फिल्में बनाते थे, तो उनको लगा कहीं अब वो सच्ची में कुछ मेरे साथ बिज़नेस तो नहीं करने वाले हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए थे। फिर वो क्या बोल रहे हैं, शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए हमेशा से ही अयोग्य थे। मतलब कि वो फिल्म निर्माता नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो कैसे थे, बड़े ही भावुक थे, और वो बिज़नेस के हिसाब से कभी नहीं सोचते थे। आज अगर कोई डायरेक्टर होगा तो वो क्यों डायरेक्टर बनता है, उसको पैसा कमाना होता है, लेकिन उनकी सोच वैसी थी ही नहीं। और राज कपूर उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने एक मित्रता की हैसियत से शैलेंद्र को पहले से ही फ़िल्म की सभी असफलताओं के बारे में आगाह कर दिया था। मतलब कि फ़िल्म अगर हम बना रहे हैं, ये हो सकता है ना चले, तुम्हें लॉस हो, जो भी था उन्होंने सारे उनको पहलू बता दिए थे। लेकिन फिर भी वो तो क्या थे, एक भावुक कवि थे, ठीक है, आदर्शवादी थे, तो उनको मेन क्या था, उनको पैसे कमाने का कोई लालच ही नहीं था, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि अपार संपत्ति और यश यानी कि फेम की उनको बिल्कुल भी इच्छा थी ही नहीं। वो केवल अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इस फिल्म को बनाना चाहते थे। उन्हें खाली इच्छा थी कि वो फिल्म को बनाए, उन्हें वो कहानी बहुत पसंद थी। अब वो कह रहे हैं कि तीसरी कसम कितनी ही मान फिल्म क्यों नहीं रही हो, लेकिन इसका अंदर एक दुखद सत्य क्या है, क्यों जब ये फ़िल्म को हम प्रमोशन की बारी आई थी, प्रदर्शित करने का समय आया, तो इसको ख़रीदने वाले वितरक ही नहीं मिले थे, ग्राहक ही नहीं मिले थे, कोई इनकी फ़िल्म ख़रीद ही नहीं रहा था। क्यों नहीं ख़रीद रहा था?
क्योंकि इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ भी नहीं था, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ फ़िल्में होती हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं, भले ही फ़िल्म की स्टोरी हो या नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि इस फ़िल्म में बड़े अच्छे हीरो हैं, भी सलमान खान है, शाहरुख खान है, चलो देखने चलते हैं। कई लोग इसीलिए देखने जाते हैं। फ़िल्म की स्टोरी अच्छी है या नहीं वो मैटर नहीं करता। वो कह रहे हैं कि भले ही तीसरी कसम मूवी के अंदर राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, मतलब वो टाइम के वो टॉप के हीरो हीरोइन थे, फिर भी फिल्म के लिए ख़रीदने वाले नहीं मिल रहे थे, लोग नहीं खरीद रहे थे उसको। शंकर जयकिशन का संगीत भी था, जो कि उस समय में टॉप के थे, वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर। मतलब कि उन दिनों तो उनकी जो फेम था 7वें आसमान पर था, यानी कि एकदम उन्हें ही पूछा जाता था, आप ये लगा लीजिए। और इसके गीत जो थे फ़िल्म से पहले ही, क्योंकि गाने तो पहले ही आ जाते हैं मूवीज़ के, और वो पहले से ही फेमस हो चुके थे, लेकिन फिर भी इसको ख़रीदने वाला कोई नहीं था। जब कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे होगी, ठीक है। तो दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं कि इस फ़िल्म की संवेदना जो थी, सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है कि 2 से 4 बनाने वालों का गणित जानने वालों की समझ से परे थी। 2 से 4 बनाना मुहावरा है, मतलब कि बिज़नेस करना, व्यापार करना। कि आज आप कोई चीज़ ख़रीद कर आए, उसको डबल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जो भी इंसान इस फ़िल्म को ख़रीदेगा वो तो यही सोचेगा ना, भी मैं फ़िल्म ख़रीद रहा हूँ, मुझे डबल इनकम हो। और लेकिन वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी, पिक्चर भी कविता के ऊपर बनी हुई है, लोग पसंद शायद नहीं करेंगे, पता लगे हम ही लॉस में चले जाएं। तो लोग इस एंगल से सोच रहे थे, इसीलिए कोई ख़रीद नहीं रहा था उसको। तो उसमें जो रची और बसी जो इमोशंस थे, करुणा जो थी, वो तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। मतलब वो कह रहे हैं कि उस फ़िल्म के अंदर जो भी आप इमोशंस देखेंगे, आप उसको पैसे से ना तोलें, आप खाली उनकी भावनाओं को समझें कि क्या है, क्या उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन उस समय ये बात कोई समझ नहीं रहा था, इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम फ़िल्म रिलीज़ हुई, इसका कोई प्रचार ही नहीं हुआ, प्रमोशन ही नहीं हुआ, और फ़िल्म कब आई, कब पर्दे पर लगी और कब उतर गई, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला, ठीक है। जबकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है इसको बड़े अवार्ड मिले हैं, है ना। यस, वो बाद में पता लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब ये रिलीज़ हुई तब इसको किसी ने ढंग से देखा ही नहीं था, बिकॉज़ आज हम कोई भी फ़िल्म देखने कब जाते हैं, ऐसे तो हमें पता नहीं लगता ना। आज हम टीवी पे उसका प्रमोशन देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, तब हम जाते हैं। तो इसका प्रमोशन हुआ ही नहीं, इसकी वजह से ये कोई देखने ही नहीं गया इसको। अब अच्छे वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र ऑलरेडी गीतकार हैं, वो काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री के अंदर थे। उन्होंने बोला 20 सालों से वो इस इंडस्ट्री के अंदर थे, और वो इनके तौर तरीक़ों के बारे में समझते थे भी, कैसे फ़िल्म चलती है, कैसे नहीं चलती। इंसान है तो उसी लाइन में ना, उन्हें पता तो था ही, लेकिन वो उसके अंदर उलझ कर अपनी आदमियत को खोना नहीं चाहते थे। मतलब वो पैसा, सिर्फ़ उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि जो चीज़ सही है वो सही ही पेश करेंगे, वो उसके अंदर तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि उस समय एक फ़िल्म आई थी श्री 420, जिसके अंदर एक गाना फ़ेमस हुआ था, जो गाना यहाँ दिया हुआ है, प्यार हुआ इकरार हुआ, उसका जो अंतरा आता है, अंतरा मतलब स्टेंजा, तो उसके अंदर एक पंक्ति आती है जिसके अंदर रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। जब ये लाइन आई तो उस समय के जो म्यूज़िक दे रहे थे जय किशन जी, उन्होंने एक आपत्ति जताई थी। वो चाहते थे कि हम 10 दिशाओं को हटा करके उसको 4 दिशाएं कर देते हैं। भी जो दर्शक हैं, सुनने वाले जो भी श्रोतागण हैं, वो इस बात को समझेंगे नहीं कि दिशाएं 10 होती हैं। तो यहाँ पर शैलेंद्र जो थे वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। वो कहते थे कि उनका दृढ़ मंतव्य था, मतलब कि उनका मजबूत इस चीज़ का विश्वास था कि जो भी अगर हम सिर्फ दर्शकों की रुचि की आड़ में ही चीज़ें लिखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, मतलब उनको मसाला पसंद है तो हम मसालेदार चीज़ें बनाएं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें सही हैं हम उनको वैसी पेश करके दिखाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमें कभी भी ऐसा उथलापन यानी कि एक तरह से बनावटी भी, आज जैसे मैंने आपको बोला, आज जो मूवीज़ बनती हैं जो भी बायोग्राफी के ऊपर एज़ इट इज़ नहीं आती हैं, उसके अंदर कुछ गाने भी भर दिए जाते हैं फ़िल्म की स्टोरी में के अंदर, ताकि लोगों को मज़ा आए, एंटरटेनमेंट थोड़ा डाल दिया जाता है, या इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिए जाते हैं, कुछ भी है ये सब चीज़ें। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें उथलेपन को थोपना नहीं है दर्शकों के ऊपर,
वो एक कहते हैं कि कलाकार का यह भी कर्तव्य होता है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। यानी कि जो भी उपभोक्ता है, मीन्स आज फिल्म कोई बना रहा है, कोई देखने वाला जो दर्शक है वो उपभोक्ता ही है। तो अगर उसकी जो रुचि गलत है तो हमें पूरा हक है कि हम उसकी रुचि को बोलें कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसको परिष्कार करने का हक है, ठीक। और वो कह रहे हैं कि उनका यकीन गलत भी नहीं था, वो अपनी जगह सही थे शैलेंद्र जी। वो ये नहीं था, वो मतलब उनके जितने भी लिखे हुए गीत आप अगर सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, ठीक। अगर वो असल में अच्छा नहीं लिखते तो लोग उनको सुनते ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। बस ये वो कहना चाहते हैं कि वो झूठे अभिजात्य को कभी भी अपनाना नहीं चाहते थे। मतलब वो झूठी बात लोगों तक नहीं दे सकते थे, उन्हें जो सही लगता था, जो सही है वो सही ही पेश करते थे, तोड़ मरोड़ करना उन्हें पसंद नहीं था। दूसरा, अब जैसे वो कह रहे हैं कि उनके गीत भाव प्रवण थे, दूर रूह नहीं। दूर रूह यानी कि कठिन नहीं थे। मतलब जो भी वो गाने लिखते थे ऐसा नहीं होता था कि हमें याद नहीं हो पाए, आसान होते थे। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मेरा जूता है जापानी, सबके मुंह पर आता होगा, आज बच्चे से बच्चा जानता होगा इस गाने को, मतलब आसान थे। तो वो कह रहे हैं कि यह गीत शैलेंद्र ने ही लिखा है। तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल क्या दिया, अभी वो किसके साथ उनका कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे लेखक हैं। शांत नदी का प्रवाह समुद्र की गहराई लिए हुए है। मतलब जिस तरह से जो नदी होती है अंदर से तो शांत होती है, जब वो ऊपर से क्या होती है, बहती रहती है, ऊपर उसका प्रवाह आपको दिखता है, लेकिन अंदर से वो शांत होती है। और समुद्र कैसा होता है, बहुत गहरा होता है। ऐसे ही शैलेंद्र जी थे, अंदर से तो एकदम शांत थे, ऊपर से वो आपको ऐसे दिखाई देते होंगे, लेकिन उनके अंदर गहराई बहुत थी। मतलब उनके अंदर ज्ञान का भंडार बहुत था। क्लियर। फिर है, और यही उनकी ज़िंदगी में भी था, ऐसा ही था। उन्होंने उनके साथ कंपेयर तभी किया, और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने फ़िल्म के द्वारा साबित भी करके दिखाई है। मतलब उन्होंने जैसे वो थे, उन्होंने फ़िल्म के माध्यम से या गीतों के माध्यम से दर्शकों तक अपना पूरी सार्थकता के साथ अपने आप को उन्होंने पेश भी किया है। क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि तीसरी कसम जो मूवी थी वो उन चंद, मतलब कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो अकेली एक फ़िल्म थी, नहीं, कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जो एकदम अलग हटके होती हैं। तो उन चंद फिल्मों में से ही एक थी ये तीसरी कसम, और साहित्य रचना के साथ जिन्होंने अपना 100% दिया था। यानी कि वो एक कविता से लिखी गई थी, ठीक है, उसके लिए पहले कहानी तैयार की गई होगी, उन्होंने मतलब 100% अपना इसके साथ दिया था। मतलब उन्होंने हर छोटी छोटी बारीकियों को इसमें ध्यान में रखा था। फिर है शैलेंद्र ने इसके अंदर जो राज कपूर को लिया तो उनको कैरेक्टर का नाम था हीरामन, और वहीदा रहमान के कैरेक्टर का नाम है हीराबाई, ठीक। तो हीरामन जो था, हीरामन के ऊपर राज कपूर हावी नहीं हुए थे। मीन्स राज कपूर उस समय के एक बहुत बड़े स्टार थे वो, और जो हीरामन था वो बहुत ही एक लोकल छोटा आदमी था। तो वो बिल्कुल उस कैरेक्टर के अंदर चले गए थे, घुस गए थे। तो उनको मतलब कि एक गाँव का देहाती इस तरह से दिखाया गया है, तो मतलब ऐसा फील ही नहीं होता है। वो अपने बिल्कुल ऐसा लगता था कि इवन कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी लोग उनको हीरामन के नाम से ज़्यादा जानने लग गए थे, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक। और जो वहीदा रहमान है वो छींट की सस्ती साड़ी में, यानी कि एक बहुत ही सिंपल और सस्ती सी साड़ी के अंदर जब वहीदा रहमान को दिखाया गया, वो भी अपने कैरेक्टर के साथ उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया था अपना अदाकारी को। फिर है कजरी नदी के किनारे पर अकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई यानी कि वहीदा रहमान से पूछता है कि मन समझती हैं ना आप। मतलब फ़िल्म के डायलॉग्स कुछ आपके सामने आ रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि हीराबाई जो होती है वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ आँखों से समझाने की कोशिश सी करती है। और उनकी जो आँखों की भी जो भाषा थी, मतलब कोई उसको दुनिया भर की अगर कोई और शब्द भी उसे दे दिए जाते ना, उसके अंदर इतनी सच्चाई नहीं दिखती जितना कि उनकी आँखों से दिखाई दे रही थी। फिर है ऐसी छोटी छोटी बातों को तीसरी कसम में दर्शाया गया है फिल्म के अंदर। और जो हीरामन होता है वो झूमते गाते हुए एक गाड़ीवान था, गाड़ी चलाने वाला बंदा है, गाना दिया हुआ है चलत मुसाफिर मोहलियो, मतलब इस तरह के गाने गाते हुए मतलब अपनी मस्ती में रहता था। और जब वो एक टपर गाड़ी के अंदर हीराबाई को देखता है, टपर गाड़ी यानी कि जो नौटंकी करते हैं, नाटक करने वाली जो मंडली होगी,
उसके अंदर उसने जब हीराबाई को पहली बार देखा तो वो उसके पीछे दौड़ने लगा और दौड़ मतलब उसको हीराबाई के अंदर एक अपनापन सा फील हुआ था, ठीक है ना। उसको उससे प्यार कर बैठा था और बहुत ही सरल हृदय वाला था वो गाड़ीवान, यानी कि बहुत ही सिंपल पर्सन दिखाया गया है। अभावों की ज़िंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे, यानी कि उस समय क्या है कि हम ज़िंदगी की दौड़ के अंदर कभी कभी बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। तो अभाव यानी कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ों की कमी है, ठीक है ना, तो कमी वो किस चीज़ की होती है, खुशी की, खुशियों की कमी होती है। तो हमें कह कहे लगाने चाहिए, मतलब कि हंसना और मुस्कुराना चाहिए, जो कि जब हम किसी के मतलब जब हम किसी के लिए अपनी जीवन जीते हैं ना, कोई हमें एक मकसद सा मिल जाता है तो इंसान खुश रहना सीख जाता है। ऐसा ही कुछ उस फिल्म के अंदर दिखाया गया था। देखिए, वो ये कह रहे हैं आज के समय में जो भी फिल्में होती हैं उनमें सबसे बड़ी कमज़ोरी, माइनस पॉइंट क्या होता है, लोक तत्व का अभाव, यानी कि लोगों के ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान की कमी होती है, और जो कि ज़िंदगी से बहुत दूर होती है। आज हम कोई भी फिल्म देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल सीन आ जाते हैं, सामने वाला रो भी पड़ता है, ठीक होता है ना ऐसा। और वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी होगी ना, उसके अंदर इतना ज़्यादा मिर्च मसाला डाला जाता है कभी कभी लोगों को, ताकि एंटरटेनमेंट और ज़्यादा मिले, है ना। अगर दुख होता है उनकी लाइफ में, कुछ ज़्यादा डीपली दुख दिखाया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, ताकि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि त्रासक स्थितियों का जो चित्रांकन होता है, यानी कि जो भी बुरी स्थितियाँ होती हैं उसके बारे में जब हमको पिक्चर के में दिखाया जाता है, उन्हें ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ग्लोरीफाई यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं, मिर्च मसाला जो भी लगा लीजिए आप। और दुख का तो ऐसा विध्वस्त रूप होता है, यानी कि भयानक रूप हमें दिखाते हैं सामने वाले की लाइफ का, जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके, मतलब इमोशंस के साथ खेल ही रहे हैं। कभी भी फिल्मों में जो भी लाइफ दिखाई जा रही है वो रियल लाइफ से कभी किसी की मैच हुई है आज तक, कभी भी नहीं होती है। हमें कभी तो इतना अच्छा दिखाया जाता है, हमें भी लगता है यार उनकी लाइफ इतनी बढ़िया है, हमारी क्यों नहीं है, होता है ना ऐसा। तो मीन्स जो चीज़ दिखाई जाती है उसके अंदर सच्चाई एक्चुअल में होती ही नहीं है, ठीक है। फिर है तीसरी कसम की खास बात ये थी कि उसके अंदर जो दुख भी दिखाया गया है ना, दुख को भी सहज स्थिति में और जीवन सापेक्ष प्रस्तुत कर रही है, यानी कि जीवन के प्रति जो भी दुख किसी इंसान की लाइफ में आता है उन्होंने उतना ही दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दिया या कम दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने रियल दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर है मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। एक्चुअल में वो गीतकार थे, गाने लिखते थे, लेकिन जो इसके राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं इनको गीतकार नहीं बल्कि कवि कहता हूँ, क्योंकि वो कविताओं को बहुत अच्छे से समझते थे। और क्यों ऐसा कहा है कि वो आज उनको हमने जब लास्ट पढ़ा उसमें आया था कि 20 साल से वो इस लाइन में थे, सिनेमा की लाइन में थे, गीतकार थे। तो इतनी चकाचौंध भरी लाइफ के अंदर, चकाचौंध क्या होता है, उन्होंने बहुत पैसा देखा आजू बाजू जो भी है ना, तो लेकिन फिर भी वो धन के लालच से बहुत ज़्यादा दूर थे, उनको धन का लालच बिल्कुल भी नहीं था। ये हमने पढ़ा ही है। उनको फिल्म बनाने इसलिए नहीं बना रहे थे कि उनको धन कमाना था, वो सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी मन की संतुष्टि उनको चाहिए थी, इसीलिए वो फिल्म बना रहे थे, ठीक है। फिर है जो उनकी मतलब कि जो उनकी ज़िंदगी जैसी थी वो उनके गीतों में भी दिखाई देती है। मतलब वो आप उनके अगर गीत कभी देखेंगे मतलब वैसे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाई फाई जैसे इस तरह के नहीं होंगे। और उनके गीतों में ऐसा नहीं है कि केवल आपको इमोशंस ही दिखाई देंगे, करुणा ही दिखाई देगी, बल्कि उनमें कहीं कहीं तो आपको जूझने का संकेत भी दिखाई देगा। जूझना मतलब अपने दुखों से लड़ना, उसे कहते हैं ना जूझना, प्रॉब्लम से। और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आते हैं तो आप उनसे कैसे निपटते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते भी कैसे हैं, ये सब भी आपको उन गीतों के अंदर एक तरह से सॉल्यूशन भी दिखाई देंगे प्रॉब्लम्स के। समझ में आया। फिर है व्यथा जो है वो आदमी को पराजित नहीं करती। व्यथा यानी कि जो दुख होता है, दुख इंसान को कभी हराता नहीं है। दो टाइप्स के लोग होते हैं, मैं बोलती हूँ। एक होते हैं किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आए, वो टूट कर और ज़्यादा गिर जाता है। एक होता है वो दुख को एक चैलेंज लेता है और भी अच्छा अपना परफॉर्म देता है।
दोनों टाइप्स के होते हैं। तो वो पॉजिटिव को ले रहे हैं कि जो दुख आता है वो इंसान को कभी हराता नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए और संदेश सा देता है। ठीक, मतलब आपको उसको मोटिवेशनल की तरह लेना है, क्योंकि कहते हैं ना, हर असफलता के पीछे नहीं, हर सफलता के पीछे असफलता ज़रूर होती है। कोई भी इंसान वन टाइम में हर चीज़ अचीव नहीं करता है, पहले हारा ज़रूर होता है ना। क्लियर। फिर है शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। यानी कि जो उन्होंने ये फिल्म बनाई उसके अंदर जो उनकी भावनाएं थी शैलेंद्र जी की, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, सर्वश्रेष्ठ उन्होंने अपना उस फिल्म के अंदर दिया है, जितना वो जी जान लगा सकते थे। और उस फिल्म के जो गाने थे वो मुकेश जी ने जो गाया था, उसने तो बल्कि इस फिल्म को और अद्वितीय बना दिया। वो गाने की लाइन है आगे नेक्स्ट वाली, सजना बैरी हो गए, जो भी है उसको मुकेश जी ने गाया है। क्लियर। आगे वो बोल रहे हैं बच्चे कि अभिनय के दृष्टिकोण से, मतलब अगर हम एक्टिंग के हिसाब से देखें तो तीसरी कसम जो फिल्म थी राज कपूर की, उन्होंने अपनी उस समय तक जितनी भी फिल्में की थी सबसे बेस्ट फिल्म थी। उन्होंने मतलब बोल रहे हैं कि राज कपूर को जो जितने भी लोग जानते थे, ठीक है, जितने भी समीक्षक थे या उनको ये जानते थे कि वो बहुत अच्छे फिल्म को समझने वाले हैं, फिल्म समीक्षक हैं, प्लस वो कला मर्मज्ञ हैं, यानी कि कला की एक तरह से मर्म को समझते थे, एक्टिंग को वो अच्छे दिल से निभाते थे। और तीसरी कसम में तो उन्होंने क्या किया था कि मासूमियत के चरम उत्कर्ष को छू लिया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मासूम सा उसके अंदर दिखाया गया, इतना अच्छा उन्होंने अभिनय किया। फिर है अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, मतलब उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, उसमें फुल कंप्लीट कर दिया था, उतना तो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं किया। जागते रहो राज कपूर की दूसरी फिल्म है, उनके साथ अगर उनका कंपैरिजन किया है तो वो ये कह रहे हैं कि जागते रहो फिल्म को बहुत ज़्यादा, उनके अंदर राज कपूर जी की एक्टिंग को काफ़ी तारीफ़ें मिली थी, उनके अभिनय को सराहा गया था। तो उसका कंपैरिजन अगर हम तीसरी कसम के साथ करें तो तीसरी कसम के आगे तो मतलब वो भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, मतलब इतनी अच्छी उन्होंने तीसरी कसम में एक्टिंग की थी। फिर है राज कपूर, मतलब ऐसा लगता है कि वो अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो हीरामन के कैरेक्टर के अंदर ही चले गए हैं। जैसे अभी अगर हम फिल्म बोलें, एक आई थी ना वो पद्मावती, जिसके अंदर अपना रणबीर कपूर ने रोल किया था, रणवीर सिंह ने, सॉरी। तो मैंने सुना था कि रणबीर सिंह को मतलब एक तरह से वो उसके अंदर चले गए थे, वो अजीब सा कैरेक्टर था ना, हाँ, डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि वो भी पूरे कैरेक्टर में समा गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान एक्टिंग करते करते पूरा उसमें डूब जाता है। हम जोकर भी समा गया था अपने कैरेक्टर में, तो फिर वो कैनिबल बन गया, जो भी है। तो हीरामन के साथ राज कपूर जो है वो बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हीरामन के कैरेक्टर में ही आ गए थे। उसके अंदर उनका खालिस देहाती और भुज गाड़ीवान, वो केवल दिल की ज़ुबान ही समझता है, मतलब वो किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब करता ही नहीं था, वो सिर्फ दिल की भाषा समझता था। फिर है दिमाग की नहीं, वो मतलब दिमाग से काम नहीं लेता था, केवल दिल से काम लेता है, जिसके लिए मोहब्बत के अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं होती है, मतलब हर किसी से वो प्यार करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीसरी कसम राज कपूर के एक्टिंग के जो लाइफ थी उनकी, अभिनय के जीवन का वह मुकाम है, वह मुकाम यानी कि उन्होंने ये फिल्म तब की थी, एक तो उन्होंने जब ये फिल्म की थी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उन्होंने शैलेंद्र जी को आगाह पहले ही कर दिया था कि शायद इसमें वो लॉस कर सकते हैं, बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। फिर भी राज कपूर जी ने इस फिल्म को साइन किया, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, है ना, शैलेंद्र जी के। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय राज कपूर एशिया के, है ना, एशिया के वो टॉप हीरो में से एक थे, फिर भी उन्होंने इस फिल्म को साइन किया, जबकि ये फिल्म फ्लॉप हो सकती थी, तो उनके मतलब अभिनय जीवन पर इफेक्ट आता है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, उनको कहानी उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो वो कह रहे हैं कि उनका अपना जो व्यक्तित्व है, एक कैरेक्टर जो था, एक किंवदंती बन चुका था, यानी कि कहावत बन चुका था, लोग उनकी मतलब क्या बोलेंगे ना, तारीफ के बोल, हाँ बस जो भी है, लोग उनकी बहुत एक तरह से कहावतें देते थे राज कपूर। लेकिन तीसरी कसम में अभिनय महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह से हीरामन की आत्मा में उतर गया था, यानी कि उन्होंने
वो पूरी तरह से हीरामन के कैरेक्टर में उतर चुके थे। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता बल्कि खुद हीरामन में ही डर गया था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक हीरामन का रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो मतलब खुद ही हीरामन है। मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि एक्टिंग कहीं दिख रही थी लोगों को। और हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, यानी कि जो उसके अंदर हीराबाई जो थी वहीदा रहमान, उनकी जो भी बोली थी उसके अंदर दिखाई गई है, वो उसके ऊपर एकदम रीझ जाता है, मतलब खुश हो जाता है। और मनुआ नटुआ जैसी, मतलब मनाने वाली और नाचने वाली ऐसी भोली सी सूरत के ऊपर हीरामन जो था वो न्यौछावर हो गया था, अपना दिल दे बैठा था। और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर भी अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया, यानी कि थोड़ी सी उसकी उपेक्षा करने पर, मतलब एक तरह से निंदा करने पर हीराबाई की, वो अपने अस्तित्व से ही जूझने लग जाता है अपने कैरेक्टर से। जो भी उसमें होगा स्टोरी में मुझे आइडिया नहीं है क्या है, तो वो एकदम अपना उसमें सच्चे कैरेक्टर में ही आया था जो कि हीरामन एक्चुअल में होता है। अब वो बोल रहे हैं कि तीसरी कसम एक्चुअल में हमने स्टार्टिंग में ही बोला एक कविता थी, तो कविता को एक कहानी का रूप भी किसने दिया, जिन्होंने कविता लिखी फणीश्वर नाथ रेणु ने, ठीक है, उन्होंने उसकी पटकथा तैयार की थी। और कहानी का जो रेशा 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 यानी कि छोटी छोटी जो भी बारीकियां हैं फिल्म के अंदर, जो भी कहना चाहते हैं कवि, उनकी हर छोटी बारीकियों को फिल्म के अंदर 100% उतारा गया था, ठीक है। मतलब इस पूरे लेसन के अंदर हमें ये बताया गया है, जो शैलेंद्र जी ने कविता को पढ़ा और उन्होंने एक जो इच्छा अपनी जताई कि उसको उन्होंने एक फिल्म के रूप में दिखाना है, उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने थोड़ा सा भी उसके अंदर तोड़ मरोड़ नहीं किया। ऐसा नहीं कि लोगों को ताकि और ज़्यादा पसंद आए हम इसके अंदर थोड़ा एंटरटेनमेंट डाल देते हैं, नहीं, जैसा उन्होंने उसके बारे में कहानी में पढ़ा था और उसमें कविता में उन्होंने एज इट इज़ उसको लोगों को दिखाने की कोशिश की। और उन्होंने खुद का एक एज अ डायरेक्टर उन्होंने अपना बेस्ट दिया। इवन कि एज अ एक्टर राज कपूर और वहीदा रहमान एक्ट्रेस, उन्होंने भी अपना इसके अंदर बेहतरीन अदाकारा पेश की। क्लियर? बाकी पिक्चर देखोगे आप तो ज़्यादा पता लगेगा कितना बेस्ट था, आप खुद जज कर पाएंगे, ठीक है। चैप्टर बच्चे अब हमारा पूरा फिनिश हो ही गया है। क्वेश्चन आंसर्स क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।